हेलो हेल्थ प्रेमियों। हेल्थ रिलेटेड वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज से हम नई सीरीज बनाने जा रहे हैं जिसमें हम हेल्थ से रिलेटेड मतलब जो कुछ भी लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, हम सिखाना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है, ऐसा कंप्लेन रहता है या ऐसा वो इच्छा जाहिर करते हैं कि हम इतने दूर से आप इस तरह से कुछ वीडियो बनाइए कि जिसमें हमें स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज की जानकारी मिले। तो दोस्तों, हम भी यही चाहते हैं कि हर किसी को नॉलेज मिले, हर कोई हेल्थ के बारे में अच्छे से समझे। क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप हेल्थ अचीव नहीं कर पाओगे। और हम भी यही चाहते हैं कि आप हर एक चीजों को समझो, हेल्थ को समझो, डाइट को समझो। डाइट को हम फूड को किस तरह से साइंटिफिक तरीके से, साइंस के नजरिए से, साइंस के हिसाब से चल देख करके, साइंस के हिसाब से समझ करके आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि आप एक एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से किसी भी सब्जेक्ट का एक बुक होता है, उसमें अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, उस तरह से हम एक एक चैप्टर वाइज, एक एक अध्याय के हिसाब से, एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम आपको फूड को रिलेट करते हुए और वहां पर हम साइंस के हिसाब से एक एक बातों को बताते हुए फूड को, बॉडी के रिलेशंस को, फूड के रिलेशंस को, कहाँ पर क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इन सब बातों को हम एक्सप्लेन करते हुए आपको ये वीडियो को आगे हम बनाते हुए आपको एक एक वीडियो देते रहेंगे। आपको यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने इस तरह की वीडियो आती रहेगी। हाँ, मेरा बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट भी कीजिए। यस, कमेंट करने से मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा। और साथ में अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए और ऐसे जरूरतमंद लोगों को भी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनका कुछ भला हो सके, उनके लिए वीडियो कुछ फायदेमंद हो सके। तो दोस्तों, आज से हमारी इस जर्नी में आज पहला वीडियो हमारा रहेगा जिसमें हम सेल के बारे में शुरुआत करेंगे। सेल जो है हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट है और सेल से ही हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो आज से हम कोशिश ये करेंगे कि कम से कम समय में आपको एक एक चैप्टर को, एक एक बातों को समझाते हुए और फूड को रिलेट करते हुए आगे हम आपको समझा सकें। और उसमें किसी भी प्रकार की कोई आपको कुछ और भी जानने की इच्छा है और जानना चाहते हैं या कोई सुझाव रहेगा तो आप वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपका हमेशा तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल डायबिटीज के मरीजों के लिए है। आपको अगर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, वहां पर भी आपके लिए ये वीडियो काम देगा। क्योंकि यह वीडियो या इस तरह का जो अभी हम सीरीज जो आगे एक एक आपको देते रहेंगे, ये समझ लीजिए कि ये हेल्थ का बाइबल है। इन सब चीजों को अगर आप सीख जाएंगे तो आप हेल्थ अचीव कर सकते हैं। आपका अगर वजन बढ़ा हुआ है, आप ओबेसिटी की कंडीशन में है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अब जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें कुछ ना कुछ ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा। और आप सिस्टम को समझोगे, एक एक बातों को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए वीडियो काफी फायदेमंद होगा और आपको हेल्थ मिलेगा। दोस्तों, हेल्थ हो या वेल्थ, ये हम हमेशा बोलते रहते हैं कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक एक बातों को समझ करके उसको अपने लाइफ में उतारना पड़ेगा, तब आपको हेल्थ मिलेगा। अदरवाइज आप केवल अगर ये सोचते होंगे कि सब कुछ गोलियों के ऊपर डिपेंड होता है और गोलियों से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे जेब में पैसा है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और डॉक्टर गोली दे देगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ये शॉर्टकट है दोस्तों। और ये शॉर्टकट कैसा है कि कभी इमरजेंसी हो गई, कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया, उस कंडीशन में तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप कंप्लीट हेल्थ चाहते हैं, आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, आप इंजॉयमेंट के साथ जीना चाहते हैं, तो आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी। और उसे सीखने की कड़ी में हम भी चाहते हैं कि आप एक एक वीडियो के माध्यम से आप सीखिए। इस तरह से हम वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप हम आगे आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो आज की कड़ी में आज के इस वीडियो में हम सेल के बारे में बताएंगे। सेल यानी कोशिका, जो हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट है, बेसिक यूनिट है, जिसके माध्यम से, जिसके बगैर के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तो बॉडी के स्ट्रक्चर और बॉडी के फंक्शन को समझना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम सेल के स्ट्रक्चर को समझेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। किसी सजीव की बात करते हैं तो हर सजीव सेल से मिलकर बना हुआ है और वो सेल हमारी एक बेसिक यूनिट है। ये अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, इनकी साइज अलग हो सकती है,
जिसमें इनको हम दो टाइप से मतलब इनको कैटेगराइज किया गया है, जिसे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। तो इसमें हम ज्यादा डीप में आपको नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपको साइंस का कुछ भी नॉलेज होगा, आप साइंस के स्टूडेंट होंगे, तो सेल्स के बारे में ये नाम लेते ही आपको कुछ चीजें दिमाग में आना चालू हो जाएंगी और आपको पकड़ में भी आएगी एक एक बार। बट हम यहाँ पर एक एक करके सेल की बात जब हम करते हैं, तो सेल जो है हमारे बॉडी में मतलब एक पजल पीस के जैसा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे एक बिल्डिंग को बनाया जाता है, तो बिल्डिंग बनाने में एक एक ईंट की जरूरत पड़ती है, और वो ईंट एक एक ईंट के माध्यम से हमारी पूरी बिल्डिंग की संरचना यानी बिल्डिंग की जो है बनावट होती है और बिल्डिंग बनाई जाती है। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में ये सेल्स जो है मतलब पजल पीसेस के जैसा एक एक सेल मिल करके, और जो कि सेल की जो साइज होती है वो इतनी छोटी होती है जिसे हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। उस सेल के बारे में हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो सेल मिल के द्वारा मिल करके हमारे बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उसी सिस्टम के आधार पर हमारी बॉडी का काम चलता है। तो इस तरह आप मोर देन 30 ट्रिलियन ऑफ सेल, हमारी बॉडी का जो संरचना हुई है ये मोर देन 30 ट्रिलियन सेल से मिलकर के बनी हुई है। और एक सेल लगभग 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा होता है। मतलब एक सेल इतना छोटा यूनिट का होता है, उसकी यूनिट इतनी छोटी होती है जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यानी ये समझ लीजिए कि 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा होता है। उसके बावजूद भी उस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब उसके अंदर बहुत सारे और भी पार्ट्स होते हैं। इन सब चीजों को यहाँ पर हम समझेंगे कि एक सेल इतना छोटा होते हुए भी हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है, और उसे अगर हम इग्नोर करके चलते हैं तो हम हेल्थ नहीं पा सकते। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को एक टाउन के जैसा हम यहाँ पर समझ लेते हैं, और एक टाउन के जैसा जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक किंगडम है, एक राज्य है, किसी राजा का एक राज्य है, या कोई एक स्टेट है, या कोई एक कंट्री है, उसकी जो बाउंड्री होती है वो बाउंड्री वॉल कितनी स्ट्रांग होती है, ठीक वही ये इस सेल की एक बाउंड्री है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन एक प्रकार की बाउंड्री है, और ये बाउंड्री इस तरह से है कि इसके अंदर सेलेक्टेड सेलेक्टेड लोग ही इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। जैसे बॉर्डर पर, जैसे आप देखेंगे कि किसी बॉर्डर पर हर कोई आ जा नहीं सकता है, सेलेक्टेड लोगों की एंट्री होती है। मतलब एक तरह से उनका वीजा पास होता है, या कुछ इस तरह के टैग लगाए गए रहते हैं कि वही आएंगे और जाएंगे, हर कोई उस बॉर्डर पे नहीं आ जा सकता। तो सेल मेम्ब्रेन का भी वही काम है। सेल मेम्ब्रेन मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब ये जो है सेलेक्टिव चीजों को आने देगी और जाने देगी। इस तरह से ये इसका मेम्ब्रेन है, एक वॉल्व है, एक दीवार है। उसके अंदर सेल के अंदर इतने सारे ऑर्गेनेल्स हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, डीएनए, साइटोप्लाज्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी ऑपरेटस, ये सभी जो है सेल्स के पार्ट हैं। एक सेल्स जो कि इतना छोटा होता है उसके अंदर इतने पार्ट्स होते हैं जो मिलकर के काम करते हैं। और इसीलिए हम फूड से, हमारे भोजन से क्या रिलेशन है, इसके साइंस को हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो हर एक बातों की क्लियरिटी होते जाएगी। बताया कि सेल के पूरा स्ट्रक्चर को आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसमें आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किस तरह से बना हुआ है, किन चीजों का बना हुआ है, और ये क्यों आपको जानना जरूरी है, ये सब बातों को हम एक्सप्लेन करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गार्डेड बाय प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट आर स्टेशन अलोंग द बाइलेयर लिपिड सेल्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच मेक इट सेलेक्टिवली परमिएबल। यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर लेयर है सेल की, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। इसका स्ट्रक्चर किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। अब ये प्रोटीन का बना हुआ है, और ये प्रोटीन की ही बात हम क्यों कर रहे हैं, ये आगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आएगा आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका माइक्रोस्कोपिक फोटो लिया गया है, और उस स्ट्रक्चर को केवल समझाने के लिए कि इसके अंदर देखिए कोलेस्ट्रॉल से ये मेम्ब्रेन जो है फास्फोलिपिड बाइलेयर है। मतलब फास्फोलिपिड की जब बात आती है तो ये कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी हुई है, कोलेस्ट्रॉल। और इसके साथ में यहाँ देखिए इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, प्रोटीन मिला हुआ है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन,
फास्फोलिपिड बाई लेयर है, ये 2 लेयर्स से मिलकर के ये बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको केवल ये पकड़ना है, इन सब बातों को ध्यान में रखना है केवल, कि इसकी जो आउटर लेयर है या जो पूरा सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ये टोटल फास्फोलिपिड से बना हुआ है। फास्फोलिपिड यानी कि फैट से बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। इसमें देख रहे हैं जगह जगह ये सब जो येलो येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये सब कोलेस्ट्रॉल से इम्बेडेड है, इम्बेडेड विद कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई लेयर है। अब हम आगे, फास्फोलिपिड अरेंज इन द बाई लेयर मेक अप द बेसिक फैब्रिक्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक तरह से जाली के नुमा ये बाई लेयर में फास्फोलिपिड की जब वही बात आती है तो आपको ध्यान में रखना है, यानी ये जो हम फैट की बात करते हैं ये वही फैट है, फास्फोलिपिड है। They are well suited for this role because they are amphipathic, meaning that they have both hydrophilic, water loving and hydrophobic, water fearing। मतलब ये एम्पीपैथिक का मतलब हो गया कि ये वाटर से डरते भी हैं और वाटर से लव भी करते हैं, मतलब 2 प्रकार का, दोनों टेंडेंसी इनकी है। इस तरह से इनका एक जो रोल है हमारे सेल्स में ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये फास्फोलिपिड के बगैर हमारे सेल का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। तो वहीं पर बात आती है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल क्या है, देखिए यहाँ पर ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। इस केमिकल या केमिस्ट्री की भाषा में हम नहीं ज्यादा डीप में जाना चाहेंगे। विद इन द फास्फोलिपिड हम केवल पॉइंट्स को बताने की कोशिश करेंगे। उस पॉइंट को आपको केवल समझना है कि हम बताना क्या चाह रहे हैं और आपके लिए जरूरत क्या है और क्यों जानना है आपको। विद द फास्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल, another type of lipid that is embedded within the membrane, helps to minimize the effect of temperature on the fluidity. A low temperature cholesterol A low temperature in cholesterol increases the fluidity by keeping the phospholipid from packing tight together. At the high temperature, it reduces the fluidity. This may cholesterol expand the range of temperature at which the membrane maintains healthy fluidity. ये जो कोलेस्ट्रॉल है, फास्फोलिपिड के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है जो एक तरह से वो उसके अंदर एम्बेडेड होता है, मतलब उसमें चिपका हुआ रहता है। ये कोलेस्ट्रॉल भी एक अनदर टाइप का फास्फोलिपिड है, एक अलग प्रकार का फास्फोलिपिड है जिससे नॉर्मल तरीके से आप कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हैं। और इसका मेन काम है, ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अगर जैसे कि आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा होता है, कहीं आप एक जगह बैठे हुए हैं, ज्यादा लोगों की संख्या है, ज्यादा टेम्परेचर है, गर्मी ज्यादा है, तो हम लोग दूर दूर हो जाते हैं। और जब टेम्परेचर कम रहता है, ठंडी का मौसम रहता है, तो हम नजदीक में आ जाते हैं जिससे कि हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ठीक उसी तरह से ये कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल्स में जैसा जरूरत रहता है उस जरूरत के हिसाब से ये फैल जाता है और सिकुड़ जाता है, और ये हमारी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के हिसाब से कम ज्यादा जिस तरह से होता है। तो इस तरह से हमारा ये जो पूरा सेल है ये कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है, फास्फोलिपिड से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। कहीं भी हमारा जो सेल है ये ग्लूकोज से यानी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर नहीं बना हुआ है। ये बात भी आगे आएगी, इसलिए हम यहाँ बताना, सेल के इस स्ट्रक्चर को बताने का मीनिंग भी यही है कि हमारे बॉडी में जो पूरे जो रचना हमारी हुई है ये सेल से मिलकर बनी हुई है, जिसकी जो संख्या है ये मोर देन 30 ट्रिलियंस है। और वो एक सेल को हम नंगी आंख से देख नहीं सकते, उसके बावजूद भी सेल के अंदर कितने ऑर्गेनेल्स हैं, मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनका काम क्या है, वो किस तरह से हमारे बॉडी में काम करते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या है। इन्हीं सब बातों को हम एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ समझेंगे भी, और एक एक बातों को आप दिमाग में बिठाते जाइए। हम बार बार रिपीट करते रहेंगे कुछ चीजों को कि ये कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स, या पीछे हमने बताया कि प्रोटीन जो सेल की आउटर लेयर है ये कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई है। और जब एक एक सेल इस तरह से बनी हुई है तो हमारे बॉडी में इतने ट्रिलियन सेल्स हैं, हर सेल्स को कोलेस्ट्रॉल की नीड है। जबकि हम कोलेस्ट्रॉल यानी फैट फोबिक माहौल में आज जी रहे हैं, हमें फैट से डराया जाता है, हमें फैट नहीं खाना चाहिए, जबकि हमारे बॉडी की नीड है फैट। यहां पर दूसरी चीज ये देखिए, फैट का जो ये फैटी जो फास्फोलिपिड है, यहाँ पर देखिए जो ये फास्फोलिपिड्स की लेयर है, ये फास्फोलिपिड की लेयर को यहाँ पे एक एक थोड़ा सा केमिस्ट्री की भाषा में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, एक एक अलग से निकाल करके।
यहाँ पर आप देखेंगे कि ये केमिस्ट्री के हिसाब से हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। साथ में यहाँ पर देखिए कि ये दो अलग अलग चेन लगी हुई है इसके साथ में, इस फॉस्फोलिपिड्स के साथ में। तो ये दो चेन में एक सेचुरेटेड फैटी एसिड है, एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। तो हमें बताया जाता है कि फैटी एसिड में भी जब हम फैट की बात करते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि सेचुरेटेड फैटी एसिड, जो आज के डेट में मॉडर्न सिस्टम में बताया जाता है कि सेचुरेटेड फैटी एसिड से हमें डराया जाता है, हमें नहीं खाना चाहिए। ये भी डीप में थोड़ा सा आगे बाद में आते रहेगा, आपको एक एक टॉपिक इस तरह की पॉइंट्स, बट ये थोड़ा सा ध्यान में आएगा। मैंने आपको बताया यहाँ पर कि अनसेचुरेटेड, देखिए अनसेचुरेटेड जो है ये टेढ़ा है और सेचुरेटेड सीधा सीधा है। तो सीधे का इंपॉर्टेंस हमारे लिए जरूरी है, वो बातों को हम समझेंगे। जितना इससे हमारा ये सीधा सेचुरेटेड फैटी सेल से हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, वहां पर ये स्टेबल रहेगा, और ये अनस्टेबल होता है। इसलिए हमें एक एक चीजों को ध्यान रखते हुए आगे चलना है। तो अब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल दैट कंटेन्स द डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और ये जो है पूरे ये कंट्रोल करता है। और डीएनए क्या होता है? डीएनए इज द सेल्स जेनेटिक मटेरियल। अब डीप में आपको ज्यादा नहीं जाना है, डीएनए हमारे जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। इस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में जब हम जाएंगे, हमें केवल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को समझना है, बाकी ज्यादा डीप में नहीं जाना है। तो इसका ये सभी प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। डीएनए भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है। क्रोमोजोम, जो कुछ भी सेल के अंदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, सेल के अंदर जो है जितने भी ऑर्गेनेल सेल के अंदर हैं, ये सभी भी कहीं ना कहीं प्रोटीन्स और फैट से मिलकर के बने हुए हैं। उसके अलावा आप, मैं बेसिक नॉलेज देना चाह रहे हैं आपको, तो ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। अगर आप डीप में जानना भी चाह रहे हैं तो आप गूगल वगैरह पर जा करके एक एक चीजों को आप डीप में समझना भी चाहेंगे तो आप समझ सकते हैं, और साथ साथ में आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जेल लाइक साइटोसोल है। ये वाटर बेस्ड सोल्यूशन है जो कंटेन्स करता है, मतलब आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मतलब जो कुछ भी आपको एक एक आएगा बाद में, जैसे आप सॉल्ट लेते हैं, आयन लेते हैं, तो हर एक जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सोडियम की बात करेंगे, पोटेशियम की बात करेंगे, तो ये सभी मॉलिक्यूल्स भी इस साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है। साइटोप्लाज्म को आपको बहुत शॉर्ट, साइटोप्लाज्म को हम आपको दूसरे शब्दों में अगर समझाना चाहें तो आप ये समझ लीजिए कि एक बलून है। एक बलून के अंदर आपने पानी भर दिया और बलून को बांध दिया, तो बलून यानी जो आउटर लेयर उसकी हो गई, वो उसकी सेल की मेम्ब्रेन हो गई, हमारे कोशिका की एक मेम्ब्रेन हो गई वो। और उस वाटर के अंदर छोटे छोटे पार्ट में और भी जो मतलब उस सेल्स के जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो उसी वाटर के अंदर घूम रहे होते हैं। इस तरह का आप दिमाग में बिठा लीजिए। तो साइटोप्लाज्म आल्सो इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनेल्स, दे आर सस्पेंडेड इन द साइटोसोल। मतलब जो साइटोप्लाज्म है, यानी जो गुब्बारे के अंदर जो पानी भरा हुआ है, और उसके अंदर समझ लीजिए कि छोटे छोटे और भी कुछ ऐसे आपने डाल दिया है, तो वो भी घूमते रहेगा उस पानी के अंदर, वो सस्पेंडेड रहेगा। वो इधर उधर एक तरह, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये जो है हमारे उसी साइटोप्लाज्म में जितने भी आयंस होते हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, या जो भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सभी उसमें घूमते रहते हैं, और उसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से उनका यहाँ इधर से उधर आना जाना चालू रहता है। तो इसलिए ये साइटोप्लाज्म का भी इंपॉर्टेंस है। अगला पार्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी पार्ट होते, मैं बार बार बोलना चाहूंगा आपको कि ये सभी सेल के अंदर के पार्ट्स होते हैं। केवल मैं बहुत शॉर्ट में एक एक बातों को, एक एक पॉइंट्स को, एक एक पार्ट्स को आपको समझाना चाह रहा हूँ, बताना केवल चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे नीड पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी आपको। एक एक जब हम डीप में आपको समझाने की कोशिश करेंगे ना, जब हम डीप में आपको समझाएंगे तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए बता रहे हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी लोग स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो साइंस पढ़े होंगे, जिनका बेस मतलब साइंस का बैकग्राउंड होगा, उनको समझ में आ जाएगा तुरंत कि माइटोकॉन्ड्रिया द सेल्स पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया एक जो है सेल का, ये जो है पावर हाउस है, पावर प्लांट है। ये पूरे बॉडी को एनर्जी यही देता है। इस एनर्जी देने वाले प्लांट्स को अगर हम ध्यान नहीं देंगे, इसके अंदर एटीपी फॉर्मेशन होता है, जो उसका प्रोसेस मतलब बहुत बड़ा साइकिल चलता है, क्रेब साइकिल,
जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल के माध्यम से एटीपी फॉर्मेशन होता है। क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है, वो भी आगे हमारा स्टेप बाय स्टेप आएगा। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो सेल का पावर हाउस है, यही एनर्जी देता है। और आपके बॉडी में जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी प्रोटीन से बना हुआ है। कहीं भी ग्लूकोज से कुछ बना हुआ हमारे सेल का स्ट्रक्चर नहीं है। और हम हमेशा ग्लूकोज की बात करते हैं, खाने की जब बात होती है तो हम ग्लूकोज की बात करते हैं, हम हमेशा ग्लूकोज खाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस है और ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है। अब अगर आपका माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से सेल के अंदर काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में आप कुछ भी खाइए और वो खाने के बाद आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अगर डिसफंक्शनल है, मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में आप कुछ भी खा रहे हैं, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। आप मोटे हो सकते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आप डायबिटिक मोड में जा सकते हैं, आप ओबेज हो सकते हैं, लेकिन आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। आपका लिया हुआ भोजन, आपका खाया हुआ भोजन, आपने जो कुछ भी खाया, ये जब तक माइटोकॉन्ड्रिया इस पावर प्लांट तक नहीं पहुंचेगा, इस पावर हाउस तक नहीं पहुंचेगा, उस सेल के अंदर, वो सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया एक भट्टी है, जिस भट्टी के अंदर जाकर के आपका भोजन में लिया हुआ जो कुछ भी, चाहे प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, जब इस पावर प्लांट तक जब तक नहीं जाएगा और वो अच्छे से उसकी मतलब वो एटीपी फॉर्मेशन नहीं करेगा, यानी सीधे सीधे नॉर्मल शब्दों में हम बोल सकते हैं कि उस भट्टी में जब तक अच्छे से नहीं जलेगा, आप कितना भी खा लीजिए, आप मोटे हो जाइए, आपका बॉडी किसी भी शेप में चला जाए और कुछ भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट कर लीजिए, डायबिटिक मोड में चले जाइए, लेकिन आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। आपको अगर एनर्जेटिक फील होना है, एनर्जेटिक मोड में रहना है, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन अच्छे से इंप्रूव करके रखना पड़ेगा। तो मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें जो है एनर्जी देता है, यही मेन काम है एनर्जी देने का। हमने ग्लूकोज खा लिया, जिसे आपको प्रचार किया जाता है कि आप ये एनर्जी ड्रिंक है, हमने पिया और मुझे एनर्जी आ जाएगी, आपको एनर्जी आ जाएगी। तो वो एनर्जी आपको कहाँ से आएगी? जब तक वो माइटोकॉन्ड्रिया में अच्छे से एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, वहां उसके बगैर आपको एनर्जी नहीं मिलने वाली है। तो इस तरह से इस माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है, जो सेल का एक ऑर्गेनेल्स है, जो सेल के अंदर पाया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस और एनर्जी फैक्ट्री ऑफ द सेल। Their job is to make a steady supply of the adenosine triphosphate, the cell's main energy carrying molecule. The process of making ATP is called the cellular respiration, which is a complex process that happen inside the mitochondria. सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में हम आपको अलग से कभी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें कि एक्सरसाइज की भी बात आती है। और हमारे हर सेल के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उसके माध्यम से एटीपी फॉर्मेशन होता है। इसलिए हमें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई, प्रॉपर एक्सरसाइज क्यों जरूरी है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब भी हम आगे की वीडियो में कभी बताएंगे। इसको एक एक बातों को यहाँ थोड़ा सा नोट डाउन करते जाइए अपने दिमाग में, और ये सब बातें आगे भी, आगे की स्टडी में आपको काम आएंगी। जो है हमारे बॉडी में, ये जो है अननेसेसरी, अनवांटेड जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ये स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है, जो हमारी बॉडी उसको रीयूज कर लेती है। और इसके साथ साथ में मेंटेन एन एसिडिक पीएच इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ सेलुलर वेस्ट। सेल के अंदर जो अभी समझिए कि भट्टी चल रही है, एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, सेल के अंदर इस तरह की जो भी एक्टिविटी हो रही है, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी हो रही है, जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहां पर कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन भी होगा और वहां पर कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलेंगे। तो जो वो यानी जिसे उसे हम सेलुलर वेस्ट बोलते हैं, उसका डिस्पोजल का काम ये लाइजोजोम करता है। वो कैसे करता है, वो डीप स्टडी बाद में समझाएंगे आपको। इस तरह से लाइजोजोम जो है रिसाइकलिंग का काम करता है, इसलिए इसे रिसाइकलिंग फैसिलिटी ऑफ द सेल बोलते हैं। मतलब कोई भी, मतलब घर की साफ सफाई अगर रखना है, उसके लिए इस लाइजोजोम के, सेल की अगर साफ सफाई रखना है तो वहां पर लाइजोजोम की जरूरत पड़ेगी। ये लाइजोजोम उस तरह का काम करता है। लाइजोजोम आल्सो डाइजेस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स दैट आर ब्रॉट इनटू द सेल फ्रॉम आउटसाइड। लाइजोजोम मतलब डाइजेस्ट कर लेता है फॉरेन पार्टिकल। समझ लो कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल, मतलब कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंट्री लेता है, कोई वायरस एंट्री लेता है, उसको भी
ये जो है डाइजेस्ट कर लेता है, जिसे हम फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं। मतलब ये प्रक्रिया के माध्यम से हमारे बॉडी की इम्यूनिटी से भी ये रिलेटेड है। इम्यूनिटी हमारी कितनी स्ट्रांग है, कितना अच्छी तरह से हमारा लाइसोसोम काम कर रहा है। तो इस तरह से हमारे बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ये सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस है। और ये सभी एक एक सेल के अंदर, हर सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ऐसा जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि वो एक जगह है, हर जितने बॉडी के अंदर सेल्स हैं, हर सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर मिलेगा और सबका अपना अपना रोल है, उस तरह से वो काम करेगा। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स के अंदर कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, दे इंगल्फ द पैथोजन, मतलब वो पैथोजेंस को घोट लेते हैं, मतलब उनको खा जाते हैं, उनको निगल जाते हैं। और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द मतलब फैगोसाइटोसिस। इस तरह से वो उस पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं और इस उस पैथोजन को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इतनी इनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो सेलुलर वेस्ट होता है इसको डिस्पोज करते हैं और हमारे बॉडी की क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। मतलब हमारे बॉडी की जो सर्विसिंग होते रहती है ना सेल के अंदर, एक एक पार्ट्स की, ये सर्विसिंग का काम करते हैं। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि बॉडी के अंदर नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस होता है। उस नेचुरल हीलिंग के लिए हमें उस तरह का माहौल देने की जरूरत है, उस तरह का एटमॉस्फेयर तैयार करने की जरूरत है, ना कि हमें कुछ भी किसी भी तरीके से अंदर डाल लेने की जरूरत है। तो इस तरह से आप एक एक स्ट्रक्चर को दिमाग में बना करके रखिए कि हमें किसकी क्या जरूरत है। अब फाइगोसाइटोसिस की बात करते हैं ना, तो जिसे हम एक एकदम सिंपल शब्द में बोल सकते हैं, सेल ईटिंग। मतलब सेल के अंदर जो सेल ईटिंग, मतलब सेल जो है कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी नीड नहीं होती है, जो सेलुलर वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको हमारा सेल खा जाता है और उसी प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। प्रोसेस बाय व्हिच सेल्स एंड सेलुलर डेब्रिज आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल, सेल इंगल्फ ए टारगेट पार्टिकल्स फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल्स। जो कुछ भी फूड के माध्यम से हमारे सेल्स तक पहुंचता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी ये लाइसोसोम इंगल्फ कर लेता है। फूड वैक्यूल्स लेटर फ्यूज विद द लाइसोसोम, द रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ द सेल्स। मतलब वो फूड वैक्यूल्स उस लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाते हैं, मतलब उसे चिपक जाते हैं। इस प्रोसेस से आप देख सकते हैं कि वो चिपक जाते हैं और धीरे धीरे वो फिर सेल्स मीन्स धीरे धीरे वो लाइसोसोम उसको इंगल्फ कर जाता है उस फूड वैक्यूल्स को, और उसको फिर डिस्ट्रॉय करके बड़े स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देता है। और कुछ जो है बॉडी में फिर रीयूज भी हो जाता है। और जब हम उस तरह का एटमॉस्फेयर देते हैं तो अदरवाइज वो वेस्ट बनता है और वो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में नुकसान भी करता है। तो इस तरह से लाइसोसोम विद इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक द इंगल्फ particle down into the basic component amino acids and sugars which can then be used by the cell। जितने भी इस तरह के वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको एमाइनो एसिड्स में या स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारा शुगर की है उस शुगर में उसको कन्वर्ट कर देता है, जिसे ग्लूकोज हम बोलते हैं। और वो फिर से हमारे बॉडी में रीयूज कर लिया जाता है। एमाइनो एसिड कंस्ट्रक्टिव यूज में आ जाता है और शुगर जो है एनर्जी के लिए जहाँ पे नीड पड़ती है उस तरह से यूज होता है। और एमाइनो एसिड भी नीड जब पड़ती है तो वो भी एनर्जी के लिए वो माइटोकॉन्ड्रिया में उसकी भी बर्निंग होती है और वो यूज कर लिया जाता है। इस तरह से सेल के अंदर इस तरह के प्रोसेस होते रहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा पार्ट सेल के अंदर ही, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है और सिंथेसिस ऑफ लिपिड। अब देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपके बॉडी में मॉडिफिकेशन, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है। जैसा कि आपको बताया जाता है, हम भी ये बताते रहते हैं हमेशा कि हमारे बॉडी के लिए 20 टाइप्स की प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें से कुछ इसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल का मतलब हो गया कि हमें बाहर से फूड में लेना कंपलसरी है, उसे लेने की जरूरत पड़ेगी। और नॉन इसेंशियल का मतलब हो गया कि हमारी बॉडी खुद उसको बना लेती है। तो इस तरह से ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे बॉडी में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये लिपिड का भी सिंथेसिस करता है। ये लिपिड भी जरूरत पड़ने पे बना लेता है। ये दो प्रकार का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन की पैकेजिंग का काम करता है। मतलब जो प्रोटीन की पैकेजिंग होती है सेल्स के अंदर
उसके लिए ये काम करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लिपिड्स को बनाता है, और लिपिड्स को बनाते हुए ये मतलब डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर का काम करता है, मतलब बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, सेल्स को डिटॉक्सिफाई करता है, जो हमने पीछे भी अभी बताया। इसके बाद आता है राइबोसोम। ये भी सेल के अंदर का एक ऑर्गेनेल्स है, एक पार्ट है, और ये जो है प्रोटीन फैक्ट्री है, जहां पर के प्रोटीन को बनाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियस से ऑर्डर प्राप्त करता है, और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो राइबोसोम जो है प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। मतलब इस प्रोटीन कहाँ पे, किस जगह पे, किस प्रकार का प्रोटीन लगने वाला है, किस तरह का प्रोटीन चाहिए, उस तरह के प्रोटीन का जो है वो उसको बनाता है। इसका काम है इस तरह से राइबोसोम का। तो मतलब सेल के अंदर इतने छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं, और जिनका कि इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये जो है कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट। इसमें दो, एक स्मॉल और एक लार्ज सब यूनिट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका बना हुआ होता है। लार्ज सब यूनिट साइड्स ऑन द टॉप ऑफ द स्मॉल सब यूनिट। ये जो है एक सैंडविच के जैसा बना हुआ स्ट्रक्चर है, जिसे हम राइबोसोम बोलते हैं। और इसका केवल आपको इंपॉर्टेंस समझना है, सेल का एक पार्ट है ये भी। इतने ही चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। इसके बाद इस तरह से आपने देखा कि सेल के इतने सारे पार्ट्स। सेल एक छोटी सी इकाई है, छोटी सी यूनिट है, एक मकान की ईंट समझ लीजिए उसको, और उसके अंदर इतने सारे ऑर्गेनेल्स हैं, सबका इतना अपना अपना अलग अलग रोल है। और उस रोल के साथ में हम फूड के साथ में केवल ये आपको बताना चाहेंगे, केवल ये जोड़ना चाहेंगे कि इस पूरे स्ट्रक्चर में आप कहीं भी देखिए, मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं है, ये साइंस का कहना है। साइंस बता रही है कि हमारे बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, उसके अंदर जो कुछ भी संरचनात्मक इकाई जो भी है, वो कहीं भी ग्लूकोज से नहीं बनी हुई है। ग्लूकोज की कहीं जरूरत नहीं है। ग्लूकोज की जरूरत अगर है केवल तो एटीपी फॉर्मेशन के लिए, जो एनर्जी के लिए, और वो भी कुछ सर्टेन मात्रा में, कुछ निश्चित मात्रा में, इतना नहीं है कि जितना हम रोज ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। तो हमारे बॉडी में प्रोटीन की भी निहायत जरूरत है, और फैट यानी लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, सबकी जरूरत है हमारे बॉडी में। और जिससे कि हमारे बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसी सेल के स्मॉलेस्ट यूनिट को जोड़ करके हमारे बॉडी के टिश्यू बनते हैं। The 30 trillion cells that make up the body do not operate independently of each other. If they did, the body would be an uncoordinated, shapeless mass. Instead, they are precisely organized to form the tissue, organs, and system that works together to make a complete functioning human body. मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि सेल कभी भी अपने तरीके से, अलग तरीके से, इंडिपेंडेंटली नहीं काम करता है, सब यूनाइट तरीके से काम करता है। हमारे बॉडी का सिस्टम भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है, और उस कंडीशन में सेल जो है टिश्यू के रूप में फॉर्म होता है। और ये हमारे बॉडी में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप्स के टिश्यू होते हैं, जिसे हम आगे आपको बताएंगे, अगले चैप्टर में, अगले लेसन में आपको बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे कि अलग अलग टिश्यू होते हैं, और वो टिश्यू किस प्रकार के होते हैं, और उनका क्या इंपॉर्टेंस है। और उसको भी बहुत हम शॉर्ट में बताएंगे आपको, ताकि आपको एक बेसिक जानकारी रहे, और उसके आधार पर आप फूड को रिलेट करके चलें कि फूड को एक्चुअल में हमें फूड की क्या नीड है। क्या हमें मजा लेने के लिए फूड है, केवल टेस्ट के लिए फूड लेना है, केवल पेट भरने के लिए फूड लेना है, या हमारे बॉडी के सेल की नीड के लिए फूड लेना है। और सेल की नीड भी क्या है, किस तरह की नीड है, इन सब चीजों का हम एक एक एक्सप्लेन भी आपको करते रहेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, और कमेंट भी कीजिए, ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़े। और इस तरह से हम एक एक चैप्टर अगली क्लास में भी हम आपको और डिटेल्स में बताने की कोशिश करेंगे। टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनते हैं, और ये ऑर्गन मिलकर के हमारे बॉडी का ऑर्गन सिस्टम बनता है। मतलब ये सब कुछ एक मिल करके काम करते हैं। द ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइज एट ए डिफरेंट लेवल, स्टार्टिंग विद द सेल एट द लोवेस्ट लेवल। सेल एक लोवेस्ट लेवल पे है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल वर्क्स टुगेदर, सेल मिलकर के काम करते हैं, वो अकेले में काम नहीं करते हैं।
इन द ग्रुप्स कॉल्ड द टिश्यू। वो सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं और डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन। डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, सच एज द हार्ट, लीवर या किडनी, जो कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, ये सभी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। At the highest and the most complex level, organ are organized together to form an organ system, such as the circulatory system या blood circulatory system, जो कि आप अलग अलग सिस्टम की जब भी बात करते हैं, जैसे श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सभी सिस्टम्स ऑर्गन से मिलकर के अपने एक सिस्टम को बनाते हैं और ये सभी सिस्टम्स भी मिलकर के काम करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम बोलेगा मैं काम करूंगा, मैं तुम अपना देख लो, मैं नहीं करूंगा या अपने तरीके से करूंगा। सभी जो है ना एक सिंक्रोनाइज तरीके से, एक मिलजुल करके एक रिदम में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हार्ट के 4 चैम्बर हैं, कोई एक बोलेगा मैं अभी थोड़ा टाइम के लिए रुक जाता हूँ, कोई बोलेगा नहीं मैं अभी नहीं पंपिंग करता हूँ, या श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये बोलेगा मैं अभी ऑक्सीजन थोड़ा टाइम के लिए नहीं देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सभी ये ऑर्गेनाइज सिस्टम से काम करते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको सेल के बारे में बताया। सेल के अंदर इतने सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो मिलकर के काम करते हैं, फिर सेल यूनाइट होकर के टिश्यू के रूप में काम करता है, वो टिश्यू ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन जो है सिस्टम बनाता है और सिस्टम से हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर काम करता है। और उसके लिए सभी सिस्टम्स को चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है फूड की। और वो फूड कैसा होना चाहिए, वो कितना प्रीमियम फ्यूल होना चाहिए, वो फूड कितना प्रीमियम होना चाहिए, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए, वो नेचर के अकॉर्डिंग के होना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी का सिस्टम भी ना नेचर के हिसाब से काम करता है। वो अपने सिस्टम से, जो प्रकृति ने बनाया हुआ है उस सिस्टम से काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आपके सिस्टम से काम करेगा, आपके तरीके से काम करेगा, आप जो चाहेंगे वो उसके हिसाब से काम करेगा, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों हम अगले लेसन में, अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में, अगले क्लास में हम आपको आगे भी हम इस तरह से टिश्यू और बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे और वहां पर भी फूड को रिलेट करते हुए समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके रखिए, ताकि अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिले और आप अपने नॉलेज को बढ़ाने में भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी कुछ मदद कर पाए और आपके द्वारा आपको अपना नॉलेज बढ़ाने में खुद से आपका सहयोग हो सके। अदरवाइज हम तो वीडियो बनाते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन अगर नहीं मिलेगा तो शायद आपके लिए ये क्लास या ये जानकारी मिस हो जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए। और साथ साथ में आपको ऐसा लगता है कि कोई भी इस तरह के लोग हैं जिन्हें हेल्थ के बारे में जानना चाहिए, जो हेल्थ से रिलेटेड जानकारी रखना चाहते हैं, जो थोड़ा भी हेल्थ के बारे में जागरूक हैं, उनको ये वीडियो भी शेयर कीजिए, ताकि उनका नॉलेज और बढ़ सके। और हम भी वही चाह रहे हैं कि आप एक एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से सीख करके, जानकारी ले करके आप अपने हेल्थ को थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए। जिंदगी भर जिंदगी भर आप गोलियां खा करके ठीक तो रह सकते हैं, लेकिन हेल्दी नहीं हो सकते हैं। जो आनंद बिना गोलियों का और अच्छी तरह से हमारी जब बॉडी परफॉर्म करती है, तो जो आनंद आता है दोस्तों, वो गोलियां खा करके नहीं है। गोलियों से दर्द को तो हम कम कर लेते हैं, तकलीफों को कम कर लेते हैं, कुछ पैरामीटर्स को कम कर लेते हैं, उसके मानदंड में आ जाती है शरीर का, बहुत बॉडी का जो सब कंडीशंस है, जो मतलब पैरामीटर्स बनाए गए हैं, उसको हम कम तो कर लेते हैं, उसको एडजस्ट तो कर लेते हैं। लेकिन रियल में जो हेल्थ है ना, वो हमें अचीव नहीं हो पाता है गोलियों के माध्यम से। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ लर्निंग की जरूरत पड़ेगी और उसी लर्निंग में हम आपको सिखाना चाहते हैं कि आप सीखिए और एक एक स्टेप बाय स्टेप हर बातों को समझने की कोशिश कीजिए और साथ साथ में उसको फॉलो भी करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।